चलिए देखिए, ये जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो बेसिकली जो है एक आप लोगों ने देखा था जहां पर हम लोग बात कर रहे थे यूरोपियों का आगमन। तो इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट था वो पूरा किस पे था? यूरोपियों के आगमन पे था। ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से यूरोपीय लोग जो हैं वो भारत के क्षेत्रों में आकर के अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जो है 2 से 3 प्रैक्टिस सेट होगा, जहां पर एक आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि इसमें अभी और भी युद्धों की बात है, तो हम लोग अभी स्थानीय स्तर पर जो संघर्ष है उससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न भी कम लिए हैं। ठीक है। तो 2-3 प्रैक्टिस सेट और होगा, तब आप भारत के क्षेत्रों में ब्रिटिशर्स का पूरा जो साम्राज्य विस्तार था आप उसको देख पाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग औपनिवेशिक नीति से संबंधित प्रैक्टिस सेट को करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग कल इसको जो किए थे उसमें देख लेते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो रहा है, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल विजय में किन कारकों ने योगदान दिया? बंगाल के नवाब का बाहरी दुनिया के प्रति अज्ञानता, बंगाल की कमजोर सैन्य शक्ति, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और नवाबों का नैतिक रूप से पतित होना। ठीक है। क्या लगाया था आप लोगों ने आंसर इसका? एक भी नहीं? अच्छा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले चीज ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग पहले पॉइंट पे ध्यान दें, एक चीज और ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस सेट का महत्व क्या है? प्रैक्टिस सेट का महत्व सबसे ज्यादा ये है कि कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको डायरेक्ट यहाँ से कोई क्वेश्चन मिले कि यही क्वेश्चन कॉपी हो गया, लेकिन जो आप ऑप्शन देखते हैं, इसके साथ साथ जो क्वेश्चन का आप एक शैली देखते हैं, तो होता क्या है, जब आप अन्य तरह के एग्जाम में प्रश्न बनते हुए देखते हैं तो बहुत से जो क्वेश्चन होते हैं उनमें यहाँ पे जो आप कंसेप्ट को सीखते हैं या जो आप चीजों को लिंक करते हैं वो वहां पर आपका हिट कर जाता है। तो अगर आप किसी भी सेट से रिलेटेड अगर आप प्रैक्टिस सेट पूरा किए हुए हैं और साथ ही साथ चैप्टर को अच्छे से पढ़े हैं, तो ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन आपके होते हैं उसको कवर करने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट का बहुत महत्व होता है। आइए देखिए यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, बंगाल के नवाबों का बाहरी दुनिया से अनभिज्ञ होना, वास्तव में ये बात क्या है? सही है। कारण क्या है कि जो बंगाल के नवाब लोग थे उनको भी ब्रिटिशर्स की जो औपनिवेशिक नीति इसके बारे में बहुत ज्यादा समझ नहीं थी। अभी ये समझ ही नहीं पा रहे थे। देखिए, पूरी दुनिया में ब्रिटिशर्स क्या किए, यूरोप में क्या किए, उसकी भारत में तो कोई एक डेटाबेस आप कह सकते हैं, रिकॉर्ड तो था नहीं कि हाँ मतलब कि यूरोपीय ऐसा ऐसा पूरी दुनिया में कर रहे हैं। भारत के क्षेत्रों में आए, अभी वो व्यापारिक लाभ लेने की स्थिति में थे और क्षेत्रीय स्तर पे जो राजा थे या नवाब थे वो लोग भी अपने आप को लाभान्वित करने के लिए मुख्य रूप से आर्थिक रूप से उनका सहयोग करते जा रहे थे और धीरे धीरे किस तरह से वो जड़ बनाते चले जा रहे थे, ये इनके पूरी व्यवस्था का समझ यहाँ पर नवाबों को भी नहीं था। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बंगाल के बाहर जो नवाब लोग थे वो क्या हो रहा है उसकी बहुत ज्यादा जानकारी उनको थी नहीं। ठीक है। बंगाल की कमजोर सैन्य शक्ति, ये भी बात सही है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के मुकाबले इनकी जो सैन्य शक्ति है वो क्या थी? कमजोर थी। तीसरी बात करें तो प्रशासनिक भ्रष्टाचार भी था। ठीक है। और वैसे भी आप जानते हैं कोई भी ऐसा शासन व्यवस्था नहीं रहा है जहां पर प्रशासनिक भ्रष्टाचार आपको देखने को ना मिले। ठीक। अब यहाँ पे जहां बात करें नवाबों का नैतिक रूप से पतित होना, तो ये पॉइंट आपका क्या है? इसमें गलत है, क्योंकि जब आपको 18वीं शताब्दी का भारत पढ़ाए थे तो वहां पर भी इस बात का जिक्र किए थे कि मुख्य रूप से उस दौर में जो स्वायत्त शासन की स्थापना कर रहे थे वो सभी अपने आप में योग्य और महत्वाकांक्षी शासक थे। और जब आपको पढ़ाए थे तो मुर्शीद कुली खां के बारे में चर्चा किए थे हम लोग कि उसने क्या किया था, अपने क्षेत्रीय स्तर पर जाकर के एक बेहतर प्रशासनिक और कानूनी प्लस जो कर व्यवस्था थी उसकी नीति को स्थापित किया था। ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट गलत है। तो अब यहाँ पर इनके हार के कारण क्या हो गए? पहले, दूसरे और तीसरे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा सी, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है। प्रतीत का मतलब कोई चीज दिखाई देना, कोई चीज दिखाई देना। जैसे कहते हैं ना कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हैं। हाँ। देखिए यहाँ पर ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो जा रहा है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? आंग्ल बर्मा युद्ध कब हो रहा है?
1824 से 26 तक ना। और यहीं आपने देखा था कि यांडबू की संधि के तहत क्या हो रहा था, जो प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध था वो समाप्त हो रहा था। ठीक है, तो देखिए कारण क्या था, तेना सरिम तथा अराकान के क्षेत्रों पर अंग्रेजों का कब्जा। ठीक है, तो ये एक हो गया। दूसरा, वर्मा द्वारा फ्रांसीसी व्यापारियों को विशेष सुविधा देने से अंग्रेज व्यापारियों के हितों से टकराव। वर्मा के राजा द्वारा चटगांव स्थित शाहीपुर द्वीप पर कब्जा। तो पूछा तत्कालिक कारण क्या था, तत्कालिक कारण आपका क्या था, ये सी था। वर्मा के राजा द्वारा, एक्चुअल में ये सारे क्षेत्र क्या थे, वर्मा के जो राजा थे उनके द्वारा जो है, जैसे तेना सरीम हो गया, अराकान हो गया, इन क्षेत्रों में क्या हो गया था, उनका साम्राज्य विस्तार हो चुका था। और यहां पर जाकर के फिर क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स की और वर्मा के राजा की जो सीमा थी वो आपस में आकर के मिल रही थी। उसके पश्चात वर्मा के राजा द्वारा क्या हो गया, वो और पश्चिम की तरफ प्रवेश करने का प्रयास किया गया। और वो कहां पर आ गए, तो वो जो वर्तमान आप क्या है बांग्लादेश देते हैं, तो वहां चटगांव तक पर वो आ गए थे। ठीक है, तो चटगांव स्थित शाहीपुर द्वीप पर ये कब्जा किया गया था। तो मुख्य रूप से यही कारण था। तीसरा देख लेते हैं, कोमोडोर लैम्बर्ट के नेतृत्व में 3 युद्धपोतों को रंगून भेजना एवं वर्मा से क्षतिपूर्ति की मांग करना। यहाँ ध्यान रखिएगा, वर्मा के राजा द्वारा चटगांव स्थित शाहीपुर द्वीप पर कब्जा करना प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध के तत्कालिक कारण था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जा रहा है, सी हो जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन, श्वेत विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन सही है। देखिए, यह विद्रोह मुंगेर एवं इलाहाबाद स्थित श्वेत अधिकारियों द्वारा सैनिकों को प्राप्त दोहरा भत्ता बंद करने के विरोध में किया गया। ये तो आप जानते हैं, ये क्या है, सही है। दोहरा भत्ता बंद करने का फैसला 1763 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने लिया था, जिसे क्लाइव द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, देखिए अगर ध्यान आ रहा होगा तो जब हम लोग जो भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ते हैं और वहां पे जब हम लोग क्लाइव के बारे में चर्चा करते हैं तो देखते हैं उसके समय में क्या हो गया था, एक श्वेत विद्रोह हो गया था। ठीक है, मुख्य रूप से श्वेत विद्रोह का कारण क्या था कि जो बंगाल था, तो बंगाल के जो सैनिक लोग होते थे उनको, मुख्य रूप से कैसे सैनिक, ब्रिटिशर्स की बात हो रही है, श्वेत विद्रोह हो रहा है, तो उनको क्या होता था, दोहरा भत्ता दिया जाता था। पहले दिया जाता था और उसके पश्चात क्या किया गया, ये दोहरा भत्ता जो है उसको बंद कर दिया गया। और जब दोहरा भत्ता बंद हो गया तो उसी के विरोध में क्या हुआ, सैनिकों द्वारा विद्रोह कर दिया गया था। तो दो बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही पॉइंट क्या इससे जुड़े हुए हैं। उसके अलावा ध्यान रखिएगा कि ये 1763 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सुझाव पर या इनके द्वारा लिए गए निर्णय पर क्लाइव को लागू करना पड़ा था। और ये आप पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे भारत में संवैधानिक विकास, तो पढ़ते ना 1773 के तहत रेगुलेटिंग एक्ट की हम लोग चर्चा करते हैं। तो उससे पहले किस तरह से हम लोग बात करेंगे वहां पे कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स होता था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होता था ना, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये ऐसे लोग थे जिनका पैसा कंपनी में लगा हुआ था। ठीक है, तो दोनों ही पॉइंट यहाँ पर सही हैं, तो आपका हो जाएगा सी यहाँ पर भी, पहला और दूसरा। आइए फोर्थ क्वेश्चन, किस मराठा ने अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि की थी। ये तो आसान सा है, किसने किया था। हाँ, वैसे तो अगर आप समझ सकते हैं कोई बहुत ज्यादा तो मराठाओं में चर्चित रहा भी नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत रहा है, देखिए रघुनाथ राव है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सिर्फ ऐसे मत समझ लीजिएगा। देखिए आपने देखा था कि माधव नारायण राव, ठीक है, तो माधव नारायण राव जो था, अब उसी के समय में आपने देखा था कि जो पेशवा के पद हैं उनकी मतलब पेशवा के पद को लेकर के क्या हो गया था, एक उत्तराधिकार का संघर्ष हो गया था। किसके किसके बीच हो गया था, एक तो यहाँ पर रघुनाथ राव है और इसी ने क्या किया था, नारायण राव की हत्या करा दिया था। ठीक है, तो नारायण राव की हत्या के पश्चात उसका पुत्र जो है माधव नारायण राव जो है वो गद्दी प्राप्त करता है। और वहीं पर क्या हुआ था, जो पेशवा सरदार लोग थे उनका समर्थन किसको मिल गया था, उनका मतलब पेशवा सरदारों का समर्थन मुख्य रूप से नाना फडणवीस जो थे उनका समर्थन किसको मिल गया था, वो अल्प जो वयस्क पुत्र था उसको मिल गया था। ठीक, माधव नारायण द्वितीय को। और ऐसे में रघुनाथ राव क्या करता है, फिर ब्रिटिशर्स के पास चला जाता है और वहां पे क्या करता है, वो सूरत की संधि कर बैठता है। तो वही देखा था बंबई परिषद के साथ पहले हम लोग सूरत की संधि हो रही है, उसके बाद फिर आपने देखा था कलकत्ता परिषद ने सूरत की संधि को मना कर दिया था, और फिर आपने देखा था लंदन परिषद ने पुनः क्या किया था, सूरत की संधि को एक्टिव कर दिया था। तो ये वही घटनाक्रम है। ठीक है, तो किसके साथ हो रहा है, रघुनाथ राव के साथ हो रहा है। इसका भी आंसर आपका सी हो जा रहा है। नेक्स्ट
प्लासी के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? इस युद्ध में नवाब की ओर से कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया था। सही है, ध्यान रखिएगा, इसे एक नए पॉइंट के रूप में आप अपने दिमाग में बनाकर चलिएगा। सही है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, नवाब की ओर से कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने भी भाग लिया था। कहां पर? प्लासी के युद्ध में। कब हो रहा था प्लासी का युद्ध? कब हुआ था? 1757। मीर मदान तथा मोहनलाल ने अंग्रेजों के साथ मिलकर नवाब से गद्दारी की थी। क्या था? हाँ, अरे मीर मदान और मोहनलाल, मीर मदान और मोहनलाल यही तो थे जो नवाब के साथ मिल करके क्या कर रहे थे? संघर्ष कर रहे थे और वीरगति को प्राप्त हुए थे ना। ये तो सिराजुद्दौला के साथ संघर्ष कर ही रहे थे, ठीक है। नवाब पराजित होकर कलकत्ता लौट आया और वहां मीर जाफर के द्वारा उसकी हत्या कर दी थी। सही है, ध्यान रखिएगा, नवाब पराजित होकर के कलकत्ता तो लौटा था, लेकिन वहां पर मीर जाफर द्वारा नहीं बल्कि इसके पुत्र द्वारा, क्या नाम था उसका? मीरन, उसके द्वारा क्या किया गया था? हत्या की गई थी। ठीक, तो इसका मतलब ये पॉइंट भी गलत है और ये पॉइंट भी गलत है, और हम उसे पूछ क्या रहा है? सही पूछ रहा है, तो इसलिए पहला हो जाएगा, यानी सी। नेक्स्ट है आपका 6। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नर जनरल सर जॉन शोर की अहस्तक्षेप की नीति के कारण खुर्दा की लड़ाई में निजाम की जीत हुई थी। 1767 ईस्वी में मराठे निजाम और अंग्रेज मैसूर के हैदर अली के विरुद्ध सम्मिलित हुए थे। देखिए यहाँ पर जो है ना, ये केवल दूसरा पॉइंट सही है। पहले में क्या है, ये अहस्तक्षेप की नीति तो अपनाए थे, लेकिन इनके अहस्तक्षेप की नीति के कारण जो है वो खुर्दा की लड़ाई में निजाम नहीं थे बल्कि जो है मराठा लोग थे, उनकी जीत हुई थी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा इस तकनीक रूप में फंसा दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ दूसरा सही है, पहला वाला सही नहीं है। यहाँ पर इसमें पहला गलत है और दूसरा सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जा रहा है? केवल बी। ठीक है, फिर से समझ लीजिएगा, यहाँ पर मराठे निजाम और अंग्रेज मैसूर में हैदर अली के खिलाफ एकजुट बनाए थे। ठीक, तो ये पॉइंट सही है, ऊपर वाला सही नहीं। इसमें 7, भारत में फ्रांसीसियों की हार के लिए निम्नलिखित में से कौन कारक उत्तरदायी नहीं है? काउंट डी लाली की अदूरदर्शिता के कारण फ्रांसीसी अधिकारियों के मध्य सहयोग की भावना कम हो गई थी। तो वास्तव में ये बात सही है कि काउंट डी लाली जो है वो क्या था? एक भ्रष्ट और अदूरदर्शी गवर्नर के रूप में था। और ऐसे में क्या हो रहा था, क्योंकि आपने देखा था ना, जो वांडीवास का युद्ध हो रहा था उसमें यही काउंट डी लाली तो हारे थे, और ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन था? आयातूट थे। तो यहाँ पर ये जो है ना एक अयोग्य शासकों में से गिना जाता है, तो भ्रष्ट भी था और प्लस इसकी जो है, जो आपने पढ़ा था डुप्ले जैसी कूटनीतिक रणनीति भी नहीं थी ना। तो ऐसी स्थिति में मतलब आप कह सकते हैं कि इसकी अयोग्यता के कारण जो है वो ब्रिटिशर्स कमजोर पड़े थे, और इसकी वजह से क्या था ना कि जो कर्मचारी थे या अधिकारी लोग थे उनके बीच में क्या था, आपस में एक बेहतर तालमेल भी नहीं था। तो यहाँ पर पूरी बात क्या कर रहा है? काउंट डी लाली की अदूरदर्शिता के कारण फ्रांसीसी अधिकारियों के मध्य सहयोग की भावना कम हुई थी। ठीक है, तो ये बात सही है, लेकिन पूछ रहा है कौन सा कारण नहीं था? फ्रांसीसी कंपनी की सैनिक तथा सामुद्रिक शक्ति अंग्रेजों की सापेक्षता में अपर्याप्त थी। आइए, सही है। जब आपने पढ़ा था तो वहां बताया था ना कि फ्रांसीसियों की पराजय का कारण क्या था? फ्रांसीसियों की पराजय का कारण ये भी था कि इनकी जो सैन्य शक्ति थी वो क्या थी? ब्रिटिशर्स के मुकाबले थोड़ी कमजोर थी। ठीक, तो ये भी बात सही है। अब इसमें कह क्या रहा है? इसमें कह रहा है कि कौन सा उत्तरदायी नहीं थे, तो दोनों ही तो उत्तरदायी थे। डी हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो। ठीक है, अब अगला क्या है? 8वां। देखिए, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को अंतिम रूप से पराजित किया। सही है? अरे नहीं किया था? किया था ना? तब किसमें किया था? ऐसे ही होगा। हाँ, तो ध्यान रखिए, यहाँ पर ये वांडीवास का युद्ध कर रहा है ना, और अंग्रेजों ने डचों को नहीं फ्रांसीसियों को पराजित किया था। और अगर आप लोग को ध्यान आ रहा होगा तो मैंने आप लोग को पढ़ाया था जिस समय, उस समय बताया भी था कि छोटे छोटे युद्ध के लिए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में क्या करता है। सब कुछ आपको लगेगा, क्योंकि एक झलक में जब आप पढ़ते तो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन वो करेगा क्या? जैसे भी आपने देखा एक जगह पे धोखा दे दिया,
निजाम की जगह मराठा होना चाहिए था और वहां निजाम लिख करके फंसा दिया हम लोग को। वैसे यहाँ पर क्या था, जो फ्रांसीसी होना चाहिए था, डच लिख करके फंसा दिया हम लोग को। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें क्या है, एक झलक में देखने में लगता है वाह क्वेश्चन बन गया, और उसके बाद क्या होता है वही गलत कर चला आता आदमी। वेदला के युद्ध में डचों ने बंगाल में फ्रांसीसियों को हरा दिया था। अब बताइए, वेदला के युद्ध में डचों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया था, अंग्रेजों ने डचों को हराया था। तो अब ये क्या हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है। तो इसमें भी क्या हो जा रहा है आपका, क्या पूछा है, कौन सही नहीं है। तो सही तो ये भी नहीं है और सही तो ये भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पे ध्यान रखें, उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है। तो सही दोनों नहीं है। 8वें का सी हो जा रहा है आपका। ठीक है, क्या कह रहा है, डी हो रहा है। सही ये भी नहीं है, सही ये भी नहीं है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है, दोनों सही नहीं है ना। ठीक है, तो ना तो एक ना तो दो, दोनों सही नहीं है। आइए, कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, पहले आप ये देखिए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के साथ संधि कौन सी हो रही थी। तो एक्स ला चैपल की संधि, ठीक, इसी को हम लोग एला सापेल की संधि के रूप में भी पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये तो प्रथम के साथ हो गई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हो रही थी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में आपकी पांडिचेरी की संधि हो रही थी। और तृतीय कर्नाटक युद्ध में आपकी कौन सी हो रही थी, पेरिस की संधि हो रही थी। अब इसमें क्या कह रहा है, उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित है। तो आप देख रहे हैं पहला तो सुमेलित है नहीं, दूसरा भी सुमेलित नहीं है, तो तीसरा आपका क्या हो जा रहा है, सुमेलित हो जा रहा है। तो 9वें का सी। ठीक है, देखिए अंग्रेजों द्वारा, ये कौन सा है, 10वां, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में क्या सही नहीं है। सिंध विजय, इसका प्राथमिक उद्देश्य फारस एवं अफगानिस्तान पर प्रभाव बढ़ाकर रूसी हमले से भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा करना था। कौन सा सही नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसका प्राथमिक उद्देश्य फारस एवं अफगानिस्तान पर प्रभाव बढ़ाकर रूसी हमले से भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा करना था। ये सही है, क्योंकि मुख्य रूप से जो सिंध का क्षेत्र था, ये लोग इसलिए चाहते थे क्योंकि वहां पर क्या कर सके, अपनी सीमांत नीति बना सकें। अर्थात चूंकि भारत के क्षेत्रों में उस समय रूस के आक्रमण का भय था, तो चाहते थे कि कम से कम क्षेत्र को विजित कर ले तो भारत के क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये बात सही है, ये वाला तो खैर एकदम सही है, मुख्य इनका कारण यही था। दूसरी चीज क्या है कि एक छोटे दृष्टिकोण समझेंगे तो चूंकि नदी सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र है, तो आसपास का क्षेत्र मतलब क्या, ये हमेशा उपजाऊ प्रदेश के रूप में जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं एक जैसे होता है ना कि एक प्रमुख कारण होता है और उसके आगे पीछे क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे घटनाक्रम हो जाते हैं। तो यहाँ पर उसका आर्थिक दोहन करना ये भी सही है। चार्ल्स नेपियर ने 18 में एक संक्षिप्त अभियान के बाद इसका अधिग्रहण किया था, ये भी सही है। मतलब चार्ल्स नेपियर ने 1843 में क्या किया था, सिंध का अधिग्रहण किया था। ठीक है, अब यहाँ पे सही कौन सा नहीं है, तो ये सही नहीं है। सिंध के अमीरों द्वारा सिंध की सड़कों एवं नदियों को ब्रिटिश व्यापार हेतु खोलने की मनाही के प्रतिक्रिया स्वरूप इसका अधिग्रहण किया। ठीक, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर मतलब इसका समर्थन किया था। ठीक है, बंगाल में द्वैत शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीवानी तथा निजामत के अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में लाए गए थे। सही है, सही है, ध्यान रखिएगा, ये सही नहीं है। देखिए दीवानी का चूंकि आपने पढ़ा था ना द्वैध शासन, तो द्वैध शासन में हुआ क्या था, द्वैध शासन में जो मुख्य रूप से बंगाल के क्षेत्र में कहीं भी द्वैध शासन जब लग रहा था, लेकिन यहाँ पे बंगाल के शासन की बात हो रही है, उसमें जितने भी लाभ के कार्य थे, जहां से आर्थिक राजस्व, जहां से आप कह सकते हैं राजस्व की वसूली होती थी, दीवानी का विभाग जो है वही होता था जो राजस्व वसूली करता था। तो वो क्या किए थे, ब्रिटिशर्स अपने पास रखे थे, और जितने भी सुधार और प्रशासनिक व्यवस्थाओं संबंधित काम था वो किसके पास दिए थे, वो नवाब को दिए थे। यानी जिम्मेदारी का काम नवाब को दिए थे, और जहां से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा वो काम खुद रखे थे, अपने पास रखे थे।
तो यहाँ पर ये जो निजामत है ना, निजामत का मतलब क्या हो गया? निजामत का मतलब हो गया कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से या जन कल्याण के दृष्टिकोण से जो कार्य होंगे, तो दोनों अपने पास नहीं रखे थे। ठीक है, यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, राजा सिताब राय को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व एकत्रित करने के लिए बंगाल के दीवान के रूप में नियुक्त किया गया था, ये भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे राजा रजा करके थे कोई, ठीक है, रजा। वर्ष 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने दोहरे शासन की सरकार को समाप्त कर दिया था। समाप्त किया था तो जानते ही हैं कि क्लाइव के समय में लाया गया था और 1772 में आके वॉरेन हेस्टिंग द्वारा क्या किया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया था। तो ये वाला आपका सही है। अब इसमें कह क्या रहा है, कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? बी, केवल 3 बी है ना। आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंग्ल मैसूर प्रतिद्वंदिता अंग्रेजों के लालच तथा भय का परिणाम था। सही है? देखिए, आंग्ल मैसूर प्रतिद्वंदिता अंग्रेजों के लालच तथा भय का परिणाम था, ये बात सही है। उसका कारण समझिएगा। देखिए, पहली बात, इनका लालच कहां से है? लालच इसलिए है कि जो मैसूर का क्षेत्र था वो क्या था, तटीय राज्य था, और ये लगातार उस समय क्या कर रहे थे, तटीय राज्य पर अपना निगाह लगाए हुए थे, क्योंकि वहां से ज्यादा व्यापार कर सकते थे, व्यापारिक लाभ ले सकते थे। ठीक है, और जहां तक भय की बात आ रही है तो ध्यान रखिएगा, एक तो हैदर अली की शक्ति बढ़ रही थी, ठीक है, और दूसरा अगर वही बात करें हम लोग तो वहां पर क्या था, फ्रांसीसियों का समर्थन भी उसको प्राप्त हो रहा था। क्योंकि आपने देखा लगातार हैदर अली, टीपू सुल्तान का समर्थन जो था वो क्या था, फ्रांसीसियों के साथ था। तो कहीं ना कहीं वो भी तो अपनी वैसी नीति लेकर के आ रहे थे। ऐसे में इस बात का भय भी था कहीं स्थानीय शक्ति और यूरोपीय शक्ति मिल करके ब्रिटिशर्स के लिए खतरा ना बन जाए। ठीक, ये बात सही है। टीपू सुल्तान के पुर्तगालियों से मित्रवत संबंध थे, जिन्होंने उसकी सेना के आधुनिकीकरण में सहायता किया था। ऐसा कुछ था? नहीं भाई, बार बार हम चर्चा कर रहे हैं, मैसूर, टीपू सुल्तान, हैदर अली, सारे संबंध फ्रांसीसियों के साथ थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो आपने पढ़ा था कि एक शस्त्रागार का निर्माण किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, किसके सहयोग से किया गया था और किस जगह पर किया गया था? शस्त्रागार का निर्माण पहले बताइए कहां किया गया था? डिंडीगुल नामक स्थान पे किया गया था। किसके सहयोग से था? फ्रांसीसियों के सहयोग से था। और किसने किया था? हैदर अली के समय में हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ किसी भी तरह से पुर्तगालियों संबंध नहीं थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। बताया था ना, MMS, मद्रास, मंगलोर और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तो पहले में कौन सा हो रहा था? मद्रास की संधि थी, दूसरे में मंगलोर की संधि थी और तीसरे में क्या था? श्रीरंगपट्टनम की संधि थी। तो ये क्या हो जा रहा है आपका? ये भी सही है। अब इसका आंसर क्या हो जा रहा है आपका? सी, पहला और तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? 13वां, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार सजाइए। बताइए, संधि बताइए कब कब हुई थी? सुगौली की संधि कब की है? हाँ, एक संगौली की संधि है ना, एक संगोला है और एक संगोली है। ठीक है, हाँ, तो नेपाल वाला ही संगोली लेके चलिए ना, वाला संगोला है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? नेपाल वाली संधि कब की? 1816 की हो जा रही है। ठीक है, अमृतसर की संधि कब है? 1809 में हो जा रही है। देखिए, ये जो मंगलौर की संधि थी, ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो रहा है ना, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब चला था? 1780 से 84 तक चला था ना, 84 तक था। 82 में तो हैदर अली की मृत्यु हो जा रही है। ठीक है, तो ये कब का हो जाएगा? ये हो जाएगा 1784 का। और ये सालबाई की संधि कब हो जा रही है आपकी? 1782 की हो जा रही है। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में समझाइए। तो ये आपका
पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखिए मिल रहा है कोई? चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। ए कौन सा है? 13। हाँ, यहाँ दोनों एक साथ 82 में पढ़ ली ना? नहीं, ये 84 में रहेगा। ठीक है, संधियां तथा उनके पक्षों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। सूरत की संधि, सूरत की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और रघुनाथ राव के बीच में हुआ था। अभी तुम लोगों ने चर्चा किया, रघुनाथ राव जाकर के वहां पर कारण बना देता है युद्ध का, तो ये तो सही है। इलाहाबाद की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी, शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब के बीच में था, तो हाँ सही है। फिलहाल इलाहाबाद की एक साथ दे रहा है ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब के साथ था, सही है। श्रीरंगपट्टनम की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के साथ था, क्योंकि ये क्या था, हाँ तब तक तो हैदर अली समाप्त हो गए थे। ये तीसरी संधि कब हो रही थी? तीसरी संधि 1792, 90 से 92 चल रहा था तीसरा युद्ध। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जा रहा है? पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, सी। ठीक है, आई 15वां, 18वीं शताब्दी में मैसूर के शासक हैदर अली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था। अभी तुम लोगों ने चर्चा किया, हैदर अली ने किया था, डिंडीगुल में किया था, फ्रांसीसियों की मदद से किया था। उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था और फ्रांसीसी जैकोबिन क्लब की सदस्यता बना था, सही है। दोनों ही काम किसके द्वारा है? उसके पुत्र टीपू सुल्तान द्वारा है। ठीक है, दोनों ही पॉइंट आप पढ़े थे, स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाना और प्लस फ्रांसीसी जो क्लब था, फ्रांसीसी सैनिक मतलब फ्रांसीसी सैनिकों का जैकोबिन क्लब, उसमें सदस्य बना, लेकिन टीपू सुल्तान था। ये पॉइंट गलत हो रहा है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? केवल एक ए। ठीक है, 15। सोलह, देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऐसे ही आप लोग क्या करिएगा, थोड़ा याद कर लीजिएगा, जो लिंक यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि इसको आपके नोट्स में नहीं मिलेगा ना। तो जब आपके सामने कोई ऐसी चीज नहीं आ रही जो फैक्चुअल पॉइंट के रूप में है, तो वहां पर आप उसको अलग से थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो घेरे की नीति जो है सही सुमेलित है, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सुमेलित है? तो घेरे की नीति जो है, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, ये वास्तव में क्या था? वॉरेन हेस्टिंग की थी। ठीक है, ये एक ऐसी नीति थी जहां पर क्या करते थे, अपने साम्राज्य को जितना है उसको सुरक्षित रखते थे और उसके आसपास के जो साम्राज्य होते थे उनको भी आश्वासन देते थे कि हम आपका क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। और होता क्या था, अपना क्षेत्र तो सुरक्षित है लेकिन आसपास के साम्राज्य को भी सुरक्षा का अगर आश्वासन दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, उनकी क्षेत्रों की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी मिल गई। तो अगर युद्ध किसी तरह से होगा तो सबसे पहले क्या होगा, जो बाहर के क्षेत्र हैं वहां पर होगा और वहीं पर अपनी सारी शक्ति का प्रयोग भी कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, इनका क्षेत्र हमेशा सुरक्षित रहेगा। तो वास्तव में ये चाणक्य नीति के जैसा था, जहां पर आप देख रहे हैं क्या है, इनके क्षेत्र के बाहर क्या हो रहा है, वो एक प्रकार का घेरा बन रहा है और वो घेरा वास्तव में इनकी सुरक्षा का कारण बन रहा है। ठीक है, तो ये वॉरेन हेस्टिंग की थी। इसके अलावा फॉरवर्ड नीति ये ऑकलैंड की ही थी। महान निष्क्रियता की नीति जो है जॉन लॉरेंस की थी। इसके अलावा पॉलिसी ऑफ फ्राउड रिजर्व लॉर्ड लिटन की थी। ठीक है, तो ये चारों ही आपके सही हैं, सुमेलित है चारों ही, आपका हो जाएगा सी। तो घेरे की नीति वॉरेन हेस्टिंग, फॉरवर्ड नीति ऑकलैंड, महान निष्क्रियता की नीति जॉन लॉरेंस और पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व लॉर्ड रिटन। ठीक है, देखिए मुझे ध्यान रहेगा तो मैं इसको ऐड कर दूंगा कहां पर, जब आप पढ़ेंगे पूरे, जब हम लोग एक साथ पढ़ते हैं बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में, तो वहां पर इसको ऐड किया जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग अपने नोट्स में ऑलरेडी इसको यहां से लेकर के उसी में ऐड कर लेंगे, तो वहां पर एक क्रम में आप पढ़ते रहेंगे। तो ये रहेगा कि वॉरेन हेस्टिंग जब पढ़ेंगे तो घेरे की नीति आ जाएगी, तो जब ऑकलैंड को वहां पढ़ रहे हैं तो फॉरवर्ड नीति, इस तरह से आपको ये ध्यान में रहेगा। ठीक है।
16वां था ना। बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल में शुरू हुए द्वैध शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल में शुरू हुए द्वैध शासन थे, ठीक है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक दायित्व बंगाल के नवाब को दिया गया था, ठीक है। जितना भी आधिकारिक या लाभ वाली चीजें थी वो कौन रख लिया था अपने पास, वो जो है बंगाल के गवर्नर जनरल रख लेते थे अपने पास, ठीक है। और जितनी प्रशासनिक की जिम्मेदारियां थी वो नवाब को दे देते थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व वसूली ईस्ट इंडिया कंपनी प्रत्यक्ष रूप से करती थी, सही है? नहीं, ठीक है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते थे। ये क्या करते थे, ये दीवानी का अधिकार लिए थे, और क्या करते थे, दीवान नियुक्त करते थे, दीवान। और अभी बताया ना कि जो अवध का दीवान था वो रजा करके नाम था उसका, ठीक है। तो बंगाल के समय में द्वैध शासन के समय उसको नियुक्त किया गया था, ठीक है। और तो प्रत्यक्ष तो तब होता जब अपने अधिकारियों करते, लेकिन भारत में जो पहले से दीवानी परंपरा चली आ रही थी, उन्हीं अधिकारियों के माध्यम से क्या कर रहे थे, वो वहां पर राजस्व की वसूली करवा रहे थे। बस अंतर क्या था, दीवान उसे बनाते थे जो क्या होता था, उनके नियंत्रण में होता था, ठीक। और उसका सारा राजस्व कहां लेते थे, अपने पास लेते थे। देखिए ये भी तो एक प्रकार की कूटनीति ही हुई। अगर वो डायरेक्ट नियंत्रण कर लेते तो शायद आसपास नवाब और लोगों को लगता क्या, ये लगता कि ये तो सारा पैसा लूट रहे हैं, लेकिन किए क्या, सरकारी राजकोष बन के रखा हुआ है कि इससे विकास और कल्याण के काम होंगे, अन्य जितने भी तरह से सेना सुरक्षा ये सारे काम होंगे। प्लस पैसा आ रहा है तो कहां जा रहा है, सरकारी राजकोष में जा रहा है। और कैसे जा रहा है, जो प्रचलित व्यवस्था है उसी के माध्यम से जा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार की इनकी कूटनीति चलती थी। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है, केवल एक। सत्रह था ना। कर्नाटक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये युद्ध अंग्रेजों और डचों के मध्य लड़े गए थे, सही है? नहीं। पहला कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध का विस्तार था, सही है? तो जो आप देख रहे थे कि जो 3 अंग कर्नाटक युद्ध हो रहे हैं, तो उसमें पहला क्या था, उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था ऑस्ट्रिया में। दूसरा कारण क्या था, भारत के क्षेत्रों में हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर हो रहा था। और तीसरा यूरोप में औपनिवेशिक नीति को लेकर चल रहा था। तो पहला यहाँ पे क्या है, ये सही है। पेरिस शांति संधि के साथ अंग्रेज भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वोच्च यूरोपीय शक्ति बन गए थे, सही है? सही है, क्योंकि आपने देखा तो यही तो पेरिस शांति संधि जब हुई थी, तो जो सप्तवर्षीय युद्ध आप देख रहे थे तीसरा वाला, तो उसमें आप देखे थे ना कि फिर भारत में फ्रांसीसियों की शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। क्या कहा गया, आप सेना नहीं रख सकते हैं, आप भारत में सीमित क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, उनका क्षेत्र जितनी बार दे तो दिए थे, लेकिन जितना क्षेत्र सीमित था उनका, उतने पर आप क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। आप जो है अंग्रेजों के खिलाफ किसी प्रकार का षड्यंत्र नहीं कर सकते हैं, किसी भी युद्ध की स्थिति को नहीं जन्म दे सकते हैं। कुल मिलाकर के संपूर्ण रूप से क्या क्या, मुख्य रूप से तो उनको सेना ही रखने का अधिकार समाप्त कर दिए थे, ठीक। तो इस तरह से उनकी शक्ति क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। तो बचा कौन, अब तो यहाँ पर अंग्रेज ही बच रहे हैं। तो कौन सही है, सी, दूसरा और तीसरा, ठीक है। देखिए रणजीत सिंह ने पंजाब को पूर्णतः सिख राज्य में तब्दील कर दिया था, या था? रणजीत सिंह ने पंजाब को पूर्णतः सिख राज्य में तब्दील कर दिया था। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन मैं बार बार कर रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट लगाने से आपको कितना फायदा होता है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप पढ़ लिख करके सब कुछ समझते हुए भी कभी कभी फंस जाते हैं ना। ध्यान रखिएगा, सिख राज्य में नहीं तब्दील किया था, क्योंकि सिख राज्य जो था ये एक धार्मिक संज्ञा है, धार्मिक संज्ञा है, ठीक है। और जो राजा रणजीत सिंह था वो कैसा था, वो एक धार्मिक सहिष्णु शासक था। कहा जाता है कि वो मतलब मुस्लिम जो उलेमा वर्ग थे उनका भी उतना ही सम्मान करता था। तो ये पूरी तरह से उसको धार्मिक राज्य में नहीं किया था, पंजाब राज्य में किया था। पंजाब क्षेत्रीयगत अवधारणा है और सिख
धार्मिक अवधारणा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि उसने केवल सिखों के लिए वहां पर राज्य को जो है मतलब सिख समर्पित राज्य बना दिया था या धार्मिक व्यवस्था के आधार पर वहां का शासन कर रहा था, वो क्षेत्र का एकीकरण किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये तो गलत है। 19वीं सदी के आरंभ में अंग्रेजों द्वारा सतलुज नदी के पूर्व के सिख राज्यों को अपने संरक्षण में लेने का रणजीत सिंह ने सशस्त्र संघर्ष के द्वारा विरोध प्रकट किया था। किया था? नहीं किया था। 19वीं सदी का प्रारंभ 1809, कौन सी संधि हो रही है? अमृतसर की संधि। किसके किसके बीच हो रही है? हाँ, चार्ल्स मेडकॉफ और राजा रणजीत सिंह के बीच में। और ध्यान रखिएगा, इसको राजा रणजीत सिंह ने सहज स्वीकार लिया था। उसका कारण यह था कि राजा रणजीत सिंह जानते थे कि उनकी शक्ति जो है वो ब्रिटिशर्स की अपेक्षा थोड़ी कमजोर है, या कहें बहुत कमजोर है। अगर उनसे संघर्ष करेंगे तो उनका क्षेत्र उनके हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या शब्द प्रयोग किया रहा है? सशस्त्र संघर्ष के द्वारा विरोध किया था। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, उसका आंसर क्या हो जा रहा है आपका? डी, ना तो एक ना तो दो। बीसवां, प्लासी युद्ध के प्रमुख कारण थे, कौन कौन सा था? कंपनी के द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी करना। देखिए, प्लासी युद्ध के प्रमुख कारण कंपनी के द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी करना कारण था। सही भाई, देखा नहीं था सिराजुद्दौला ने क्या कहा था? सिराजुद्दौला ने कहा था ना कि बंगाल में चूंकि जब अलवर्दी खां की मृत्यु हो जा रही है 1756 में, तो उसके पश्चात आप देख रहे थे ब्रिटिशर्स जो थे वो मनमानी करने लगे थे। और फिर सिराजुद्दौला ने क्या कहा था कि शासन प्रशासन और सारे अधिकार वैसे ही चलेंगे जैसे कि मुर्शीद कुली खां के समय से चल रहे थे। ठीक है, और वहां पर आपने देखा था कि चूंकि उसी समय दक्षिण में क्या हो रहा था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध चल रहा था, इसलिए फ्रांसीसी जो है वो चंद्रनगर की घेराबंदी करने में लगे हुए थे और अंग्रेज जो थे वो कलकत्ता की घेराबंदी करने में लगे हुए थे। और जब सिराजुद्दौला ने उसको मना किया था तो क्या हुआ था? फ्रांसीसी तो मान गए थे लेकिन अंग्रेज नहीं माने थे। तो कहीं ना कहीं ये कारण बन रहा था, क्योंकि प्रतिक्रिया के रूप में सिराजुद्दौला ने क्या किया था? वहां पर एक आक्रमण कर दिया था और फिर देखा कलकत्ता पे नियंत्रण भी प्राप्त कर लिया था। ठीक है, लेकिन बाद में पुनः उसके हाथ से चला जाता है। तो प्रमुख कारण में ये था कलकत्ता आने वाले भारतीय माल पर कंपनी के द्वारा भारी महसूल लगाना। ठीक है, अगर ऐसा शब्द वगैरह दिखाई देता है महसूल उसूल टाइप का, ब्रैकेट में कर्व ना दिया हो, तो थोड़ा बहुत एक चीज ध्यान रखा करिए कि जब आप हिंदी माध्यम के आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हिंदी में आप पढ़ रहे हो शब्द नहीं समझ में आ रहा तो जरूर उसको इंग्लिश वाले में एक बार देख लीजिएगा कि क्या है, तो हो सकता है वो ऐसे सरल शब्दों जो आप समझ पाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कलकत्ता आने वाले भारतीय माल पर कंपनी के द्वारा भारी कर लगा देना। सही है, तो बिल्कुल था, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे थे कि जो मतलब ब्रिटिशर्स थे वो क्या कर रहे थे? वो उन क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करना चाह रहे थे। तो ऐसे में क्या थे? कर तो लगा ही रहे थे, साथ ही साथ उनके अधिकारी जो लोग होते थे वो भी क्या करते थे? कंपनी के दस्तावेज पर निजी और भारतीय व्यापारियों के जो माल होते थे उनको भी पास करा देते थे। ठीक है, तो इसी तो विरोध किया गया था। ठीक, ये भी एक कारण है। ठीक, सिराजुद्दौला के द्वारा कासिम बाजार की अंग्रेज फैक्ट्री पर कब्जा कर लेना। बिल्कुल, सिराजुद्दौला का क्या था? जब वही बाजार अरे सॉरी, जो कलकत्ता का जब अभियान किया था, जो फर्स्ट वाला देख रहे हैं, तो उस समय क्या किया था? कासिम बाजार जो फैक्ट्री है उस पर भी नियंत्रण पा लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? तीनों ही कारण आपके प्लासी के युद्ध के प्रमुख कारण हैं। तो क्या हो जाएगा? डी, पहला, दूसरा और तीसरा। 20वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मीर जाफर के बाद अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। सही ढूंढना है। तो मीर जाफर के बाद मीर कासिम बना था? मीर जाफर के बाद मीर कासिम बना था? अरे बना तो था, तभी तो आप देखे थे मीर कासिम ने क्या किया था? अपनी महत्वाकांक्षा दिखा दिया था। और वहां पर क्या किया था? सबसे पहले उसने राजधानी को परिवर्तित कर दिया था। मुर्शिदाबाद से कहां लेके चला गया था? मुंगेर लेके चला गया था। उसके बाद आप देखा था कि चूंकि अब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? अपने जो मतलब व्यापार हो रहा था उसमें क्या कर रहे थे? एक तो ज्यादा कर लगा दे रहे थे, ऊपर से जो ब्रिटिश कर्मचारी होते थे, अधिकारी होते थे, कंपनी होती थी, उसको क्या था? स्थानीय स्तर पर कर प्राप्त हो रहा था। जबकि जो भारतीय थे मतलब उनके लिए ब्रिटिश अधिकारियों और कंपनी के लिए जो
निजी व्यापार या स्थानीय स्तर में व्यापार होता था उस पर कर नहीं लगा होता था, जबकि भारतीय व्यापारी जो होते थे उस पर कर लगा होता था। तो इसने क्या किया था, आंतरिक समस्त करों को समाप्त कर दिया था। और उसके बाद पटना कांड हो जाता है 1763 का। तो ये सब किसके समय में है, मीर कासिम के समय में। तो 60 से 63 तक रहा था। तो ये तो सही है। मीर कासिम ने बंगाल में आंतरिक व्यापार पर लगने वाले सभी महसूल खत्म कर दिए थे। अभी यही बात आपको बता रहे थे, ठीक है, जिसने आंतरिक कर समाप्त कर दिया था, ये भी सही है। मीर कासिम ने यूरोपीय तर्ज पर एक आधुनिक और अनुशासित सेना खड़ी करने का प्रयास किया था। सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जा रहा है, 21 का डी। वैसे भी देखिए एक होता है ना एलिमिनेट ऑप्शन होता है, जब आपको पता है कि पहला दूसरा सही है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास फिर तीसरा में अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत भी हो रही हो तो चूंकि कोई ऐसा ऑप्शन नहीं जो पहला और दूसरे को सही लेकर के चले, तो थोड़ा बहुत आप कभी कभी अपना ये सब ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आंग्ल मराठा युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंग्ल मराठा युद्धों के संदर्भ में, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध देवगांव की संधि के साथ समाप्त हुआ था। सही है, नहीं भाई, प्रथम वाले में क्या हुआ था, सालबाई की संधि हुई थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जाहिर सी बात है प्रथम में सालबाई हुआ तो द्वितीय में तो होगा नहीं, तो द्वितीय वाले में कौन सा हुआ था, देवगांव की संधि हुई थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की हार के बाद अंग्रेजों ने पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया था। सही है, तो सही है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है आपका सी। महाराजा रणजीत सिंह के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने सतलज नदी के पश्चिम के सभी सिख प्रधानों को अपने अधीन कर पंजाब में अपना राज्य कायम किया था। तो किया ही था, आपने देखा था कि जो मतलब सिख प्रांत था वो पहले क्या था, कई मिसलों में बटा हुआ था और फिर इन्हीं के द्वारा क्या किया गया, उसको एकीकृत किया गया था। ठीक है, तो ये सही है। इन्होंने जीते हुए क्षेत्र में मुगल भू राजस्व व्यवस्था के स्थान पर एक नई व्यवस्था आरंभ की थी। ऐसा नहीं है, इन्होंने क्या किया था, वहां पर जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया था। ठीक है, जैसे मुगल काल से भू राजस्व व्यवस्था चली आ रही थी वैसे उसको क्या रखा था, स्थायी रखा था। ठीक, यहाँ पे कह रहे एक नई व्यवस्था आरंभ की थी, ये नहीं है। इनकी फौज में केवल सिख लोग ही शामिल थे, ये भी नहीं है। इनकी फौज में मुस्लिम भी थे, गोरखा भी थे और भी अन्य स्तर पे जो है मतलब आप कह सकते हैं जो सैनिक थे वो शामिल थे, केवल सिखों की सेना नहीं थी। तो यहां पर क्या हो रहा है आपका 23 का ए। 24 शाह आलम द्वितीय के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ब्रिटिश से लड़ाई करने के लिए वह बंगाल के मीर जाफर के साथ मिल गया। सही है, बताइए जल्दी जल्दी। मीर कासिम के साथ मिल गया ना। नाम पर जरूर विशेष गौर रखिएगा क्योंकि आपको सब कुछ बहुत सरल दिखाई देगा, लेकिन नाम जहां पर होगा तो वहीं से चीजें बदल सकती हैं। ब्रिटिश से लड़ने के लिए यह बंगाल के मीर कासिम तथा अवध के सिराजुद्दौला के साथ मिल गया। भाई दोनों में से एक ही सही हो सकता था, जब मीर जाफर का है तो मीर कासिम एक ही तो होगा। तो ब्रिटिश से लड़ने के लिए यह बंगाल के मीर कासिम तथा अवध के सिराजुद्दौला के साथ मिल गया था। सही है, शाह आलम द्वितीय के बारे में कहा जा रहा है, सही है। ब्रिटिश ने उसे हरा दिया था, सही है। वह इलाहाबाद में ब्रिटिश का पेंशन भोगी बनकर रह गया था। क्या हो रहा है, दूसरा, तीसरा और चौथा, 24वें का ए। प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के किन क्षेत्रों में मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार प्राप्त हुआ। प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को तो अब कहां प्राप्त हुआ था, बंगाल में प्राप्त हो गया था। प्लासी का युद्ध मतलब किससे संबंधित है, बंगाल संबंधित है। और आप जानते हो उस समय का जो बंगाल का क्षेत्र था वो कौन कौन सा था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो यहाँ पर जो उसके संदर्भ में आ रहा है उसको देख लीजिए, तो बंगाल है, उड़ीसा है, तो अवध और संयुक्त प्रांत है नहीं, तो कौन हो गया, पहला और दूसरा, जिसका
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में अपना राज स्थापित करने की कुंजी प्रदान की थी। ठीक है। 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि ने ब्रिटिश को भारत में अपना राज्य स्थापित करने में मदद किया था। सॉरी, भारत पढ़ दिए है ना। 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि ने ब्रिटिश को बंगाल में अपना राज्य स्थापित करने में मदद किया था। यही था 26 का सी। संयम के साथ बदलने की उसकी इच्छा के प्रतीक थे। संयम के साथ बदलने की उसकी इच्छा के प्रतीक थे। एक नए कैलेंडर को लागू करना, सिक्का ढलाई की नई प्रणाली काम में लाना और माप तौल के नए पैमाने को अपनाना। देखिए, वैसे तो ये वाली जो बात है ना, अगर इससे संदर्भ में नीचे वाली बात जुड़ती हुई ना दिखाई दे तो वह मुश्किल हो पाता है कि किसका था। इसीलिए आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन का पूरा आधार केवल एक लाइन है और बाकी ये जो है ये तो केवल भूमिका तैयार किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी योग्य शासक होगा, संप्रभु शासक होगा तो उसके पास ये सारे अधिकार आपको देखने को मिलेंगे ना। इसलिए देखिए, एक एक लाइन जो आप लोग को अलग से लिखवाए थे उस सब का कितना महत्व है। तो ये देखा था ना, जब उसके ऊपर क्या किया जा रहा है, जो 1799 जब सहायक संधि उसके ऊपर थोपी जा रही है तो उसने क्या कहा था, यही बात कहा था ना कि 100 दिन गीदड़ की भांति जीने से बेहतर है एक दिन शेर की मौत मरा जाए। तो उसने तो कहा था, वही सत्य को पहचानना है किसने कहा था। हाँ, 1799 टीपू सुल्तान का जो काल देखते हैं ना, उसमें जो युद्ध हुआ था इसमें उसकी मृत्यु हुई थी। तो हो जाएगा ए। सालबाई की संधि का संबंध किससे है? सालबाई की संधि का संबंध किस युद्ध से है? ये अभी तुम लोग चर्चा कर रहे थे ना, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। देवगांव की संधि का संबंध किससे है? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। यांडबू की संधि किसके बीच हुई थी? अभी हम लोगों ने चर्चा किया 1824 से 26, ब्रिटिश तथा वर्मा। जरा ये बताइए इसका तत्कालीन कारण क्या था? युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? बताया ना, वर्मा के राजा द्वारा क्या था, चटगांव का शाहीपुर द्वीप जो था उस पे नियंत्रण प्राप्त करना। अंग्रेजों के नेपाल के साथ युद्ध के बाद किन क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त हुए थे? हाँ, ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये गढ़वाल और कुमायूं पे प्राप्त हुए थे, प्लस सिक्किम और मसूरी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि एक तरह से आप कह सकते हैं जो 1816 का जो संगोली का संधि हो रहा है तो उसका लाभ अगर आप देखें दीर्घकालिक दृष्टिकोण से तो भारत के संदर्भ में भी हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्षेत्र क्या थे, ब्रिटिशर्स जीत करके भारत में क्या किए, एकीकृत कर दिए थे। उसके बाद स्वतंत्र भारत में ये क्षेत्र मिल गया ना। और कितना बढ़िया हिल स्टेशन वगैरह देखिए, मसूरी, उत्तराखंड, बाकी जो आप देहरादून वगैरह देख रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स ऐसे नहीं प्राप्त किए थे, इन क्षेत्रों को लेना भी चाहते थे क्योंकि यूरोपीय थे, गर्मी के दिनों में यहाँ उनकी जान निकल जाती थी। तो ऐसे में क्या होते थे, वो चले जाते थे हिल स्टेशन घूमने जाने के लिए। तो वहाँ पर कई हिल स्टेशन का निर्माण जो है इन्हीं के द्वारा करवाया गया है। तो अगर उन क्षेत्रों में जाएंगे, पहाड़ी वाली क्षेत्रों में जाएंगे, वहाँ पे जो मतलब थोड़ा मोड़ा भी आप विकास का काम देख रहे हैं ना, वो सब अपनी सुविधा के लिए करा लिए थे। ठीक, यूरोपीय थे, शीतोष्ण प्रदेश वाले थे। तो कौन है पहला, दूसरा और चौथा? डी। बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी की लागत पूंजी के संबंध में कौन सा कथन सही है? कंपनी द्वारा सैन्य आधुनिकीकरण में खर्च किया गया था। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार से अर्जित धन, बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदना और इसे विदेश में बेचना, और बंगाल में कृषि के विकास में लगाया गया धन। ठीक है, कौन सा सही है? ये नहीं सही है, ये नहीं सही है, ये नहीं सही है, ये वाला सही है। ध्यान रखिएगा कि बंगाल से प्राप्त जो राजस्व था उसी से क्या कर रहे थे लोग, भारतीय माल खरीद रहे थे। ठीक है,
और यहीं से आप देखेंगे कि भारतीयों का जो है मुख्य रूप से शोषण होना प्रारंभ हो गया। क्यों? क्योंकि भारत का ही पैसा था, भारत के ही माल थे और वो पहुंच जाते थे ब्रिटेन में। इससे पहले क्या होता था, जब व्यापार होता था तो क्या होता था, उस समय भारत का माल होता था और यूरोप का पैसा होता था, तो कम से कम हमारे के यहाँ नया पैसा आता था तब माल जाता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें। बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदना और इसे विदेशों में बेचना, 32 का सी। उन्नीसवीं सदी में वर्मा और ब्रिटिश भारत के टकराव के प्रमुख कारण थे। वर्मा और ब्रिटिश, तो सीमा संबंधित झड़प, क्योंकि अभी आपको बताया था कि जैसे जैसे क्या होते, वर्मा अपने क्षेत्र को बढ़ा रहे थे तो सीमा के साथ क्या हो रहा था, ब्रिटिश के साथ जुड़ने लगा था। और वही आपने देखा कि जब वो चटगांव में प्रवेश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, सीमा संबंधित विवाद, जैसे आज भी आप देखते हैं पाकिस्तान के साथ भारत का चल रहा है, चाइना के साथ चल रहा है, तो वैसे यहाँ पर भी ब्रिटिश के साथ वर्मा का चल रहा था। ब्रिटिश व्यापारियों की वर्मा के जंगली संसाधनों पर नजर थी, तो इनकी आर्थिक जो दोहन की आप कह सकते हैं नीति थी वो कभी समाप्ति नहीं हो रही थी, कितने भी क्षेत्र को जीतते चले जाते थे। ब्रिटिश वस्तुओं के लिए वर्मा एक बाजार के रूप में भी इनको चाहिए था। ठीक, तो एक तरह की औपनिवेशिक नीति जो थी वो पूरी तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, उपयुक्त सभी 35। ब्रिटिश भारत की सरकार का अफगानिस्तान के साथ संघर्ष करने का प्रमुख उद्देश्य था। ये देखिए, रूस की सामरिक चुनौती का सामना करना तथा मध्य एशिया से, जी वो वाला जो सिंध वाला आपको करा रहे थे, तो सिंध वाले में जो कंफ्यूजन हुआ था वहां पर जो मैंने सिर्फ रूस की सीमा को लेकर बात किया था, तो सिंध मुख्य रूप से पूरा पाकिस्तान के क्षेत्र में आ जा रहा है, और ये जो अपना सामरिक सीमा बना रहे थे वो कहाँ बना रहे थे, वो अफगानिस्तान को ध्यान में रख के बना रहे थे। तो अफगानिस्तान में कोई ऐसा बहुत प्रमुख संसाधन भी नहीं है जो संसाधन को प्राप्त करने की लालसा रही हो, किसी भी प्रकार का इनका कोई विशेष नीति नहीं था, बस ये था कि रूस के लिए एक सामरिक जो सीमा है उसका ध्यान करना था। तो ब्रिटिश भारत की सरकार का अफगानिस्तान के साथ संघर्ष करने का मुख्य उद्देश्य, ध्यान रखिएगा यहाँ पर अफगानिस्तान, पीछे जो क्वेश्चन आपने किया था उसमें क्या था, सिंध था, तो सिंध में इनकी सभी प्रकार के दोहन की नीति थी, प्लस सामरिक सुरक्षा का भी एक मुद्दा था। अफगानिस्तान के लिए क्या था, अफगानिस्तान के खनिज संसाधन से इनको कोई बहुत विशेष मतलब नहीं था, वैसे भी होता ही क्या है, अफीम, चरस, गांजा यही सब मिलेगा और क्या मिलेगा। अफगान नागरिकों को भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया में श्रमिक के रूप में काम कराने की इच्छा, ऐसा भी कोई विशेष नहीं था। रूस की सामरिक चुनौती का सामना करना तथा मध्य एशिया में ब्रिटेन के व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाना, ये मुख्य उद्देश्य था। फ्रांस को मध्य एशिया के व्यापारिक गतिविधियों से बाहर करना, ऐसा भी कुछ नहीं था। ये है 34 का सी। अठारहवीं सदी में कंपनी द्वारा बंगाल में लागू की गई दोहरी या द्वैध व्यवस्था के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आइए कर लिया जाए। बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था। हाँ, पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर नवाब का नियंत्रण था? नहीं था, क्योंकि इन्हीं शक्तियों के माध्यम से तो ज्यादा वो क्या कर रहे थे, लाभ ले रहे थे। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, यही सब काम हम कराइए आप, यही सब ध्यान रखिए। ठीक है, प्रशासन का दायित्व तो कंपनी और उसके अधिकारियों पर था? हाँ, नहीं था भाई, अभी तो बताया प्रशासन का कार्य किसके पास था, नवाबों के पास था। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ए, 35 का ए। वॉरेन हेस्टिंग के समय 1775 से 1782 तक भारत में ब्रिटिश शक्ति के लिए अशुभ घड़ी थी। इसके प्रमुख कारण क्या थे ना, तो सही बात है, मनहूस तरीके क्या क्या हुआ इसके बीच में। पहला क्या हो रहा है, अंग्रेजों का मराठा, मैसूर तथा हैदराबाद के निजाम के गठजोड़ के विरुद्ध सामना करना ही पड़ा था। ठीक है, दूसरा क्या है, अमेरिकी जनता का अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करना। ये जो मैं 1776 वाले पे वहां पे लेके कंफ्यूज हो रहा था, तो यहाँ का घटनाक्रम।
ठीक है, इसका मतलब क्या था, यहाँ पर 1776 में वहां पे क्या हो रहा था, स्वतंत्रता का बिगुल फूक चुका था ना। 1776 में तो अमेरिका स्वतंत्र हो गया था, तो वहां पर क्या था, जाहिर सी बात है ब्रिटिशर्स की ऑक्यूपेशन चल रहा था, तो उनके खिलाफ क्या हो गया था, विद्रोह हो गया था। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये कालखंड भी इसके साथ आके जुड़ रहा है। ठीक है, तो सी 36 का सी, तो कम से कम अब ये तो ध्यान रहेगा ना कि वॉरेन हेस्टिंग कैसा था, मनहूस शासक था, किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। सत्रह सौ चौसठ के बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किन शासकों का गठजोड़ था, ये तो आसान ही है, मीर जाफर, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय था, नहीं था ना, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। ठीक, अलवर्दी खां से कोई मतलब नहीं है, निजामुद्दौला मतलब नहीं है। ठीक है, तो कौन सा हो जा रहा है आपका, 37 का बी हो जा रहा है। ठीक है, चलिए 5 मिनट आप लोग रेस्ट कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं पॉलिटिक्स क्लास। ठीक है।